नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो प्रोग्राम के हमारे 3 टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले कराची चलते हैं, जहां गुज़िश्ता दिन सिंध की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने एक तरमीमी बिल के जरिए ये ताकत ये पावर हासिल कर ली कि किसी भी अदालत में ज़ेर समात किसी भी केस जिसमें स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें भी हैं, वहां पर वो ज़ेर समात केस जो है उसे सिंध हुकूमत का प्रोसिक्यूटर जनरल जो हुकूमत के मातहत है वो उसे विड्रॉ कर सकता है। इस तरमीमी बिल की सिंध की असम्बली के अंदर अपोजिशन ने शदीद मजम्मत की है। तमाम जो समाजी ऑर्गन्स हैं, जो लॉयर्स की मूवमेंट है, जो मीडिया, उसमें इसकी बहुत मजम्मत की जा रही है। और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वो मुझे इस वक्त वाया सैटेलाइट कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू ख्वाजा साहब। शुक्रिया। खालिद साहब के साथ ही सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब जो एडवाइजर हैं सीएम सिंध के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पहले हम ले लेते हैं। चांडियो साहब, क्या वजह हुई कि सिंध की हुकूमत को, आपकी पार्टी को, आपकी हुकूमत को इस किस्म का कंट्रोवर्शियल जो बिल है वो लाना पड़ा? अब कंट्रोवर्शियल तो आप कहें तो भले, वैसे अपोजिशन कहे, आप तज्जिया करें, जायजा लेकर फिर ही कोई मेरे ख्याल में फैसला देंगे तो वो अच्छा लगेगा। अपोजिशन का काम है बेचैन रहना और बेचैन करना। हम चांद सितारे भी ऊपर से ले आएंगे और अपोजिशन से पूछेंगे तो चांद सितारों में से भी कीड़े निकाल के आपको साबित कर देंगे कि वाकई इस चांद में कीड़े हैं। चांडियो साहब, लेकिन आप ये तो समझाएं हमें कि आपको वजह क्या हुई, जरूरत क्या पड़ी ये बिल लाने की? मैं अभी बात शुरू ही करने लगा हूँ, तो आपने सवाल पहले भी यही किया था, मैंने आगाज किया है उसका। देखिए, मैं गुज़िश्ता अपेक्स कमेटी में बैठा था, सबसे ज्यादा तनकीद जो हुई वो प्रोसिक्यूशन के अमल पर और उसके रिजल्ट पे हुई कि सजाएं नहीं आती है, केसेस नहीं चलती है और सबसे ज्यादा कमजोर केसेस बनते हैं। फिर कुछ प्रोसिक्यूटर्स के अहलियत पे भी सवाल उठा कि उनके तरीक़ार के लिए, तो फिर ये हुआ कि हम नए उठाएंगे। ये भी अपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था कि हम नए सिरे से उठाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। ये सारी बातें देखते हुए ये फैसला हुआ कि इस प्रोसिक्यूशन के मामला को ठीक करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल को अख्तियार दिए जाएं। वो दिए गए हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब जो पावर है या जो कुछ वो कर सकता है, जो आपने तफसील दी है, अभी आगे फिर पूछेंगे, इस सारे मामलात में कोर्ट को अख्तियार है। हम सिफारिश करेंगे, रिटर्न में देंगे, वजूहात देंगे, कोर्ट मुतमिन होगी तो। अच्छा, आप कहते हैं कि कोर्ट अगर मानेगी तब विड्रॉ कर सकेंगे। जरा खालिद साहब को आने दें, ऑपोजिशन का व्यू ले लें। खालिद साहब, आप लोग इसकी इतनी शदीद मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बड़ा इनोसेंट सा बिल है, कोई सिर्फ एक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लाया है। दो मुख्तलिफ बातें हुकूमत की जानिब से आ रही हैं। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले भी पावर थी, हमने ये पावर उठाकर खाली प्रोसिक्यूटर जनरल को दी है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि इसमें प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको कुछ, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं, हुकूमत का ये बिल जो था ये इंट्रोड्यूस होना था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कंसिडरेशन में नहीं था। और जब कभी भी हुकूमती बिल आता है, हुकूमत इस बिल को इंट्रोड्यूस करके फिर कंसिडर करती है, लंबी लंबी तकारीर होती हैं उस बिल के ऊपर, उस बिल की इफादियत पे बात होती है, जमहूरियत के समरात पे बात होती है, पीपल्स पार्टी की 1970 से लेकर आज तक की कुर्बानियाँ गिनाई जाती हैं, पौन घंटे तकारीर होती हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये बिल आनन फनन में आया और यकायक कंसिडर भी कर लिया गया, डिप्टी स्पीकर ने भी गैर जानिबदाराना किरदार अदा नहीं किया और आखिरकार ये बिल पास हुआ। अब आइए इस तरफ कि ये प्रोसिक्यूशन क्या है। एपेक्स कमेटी में ये कहा गया मुजरिमों के खिलाफ केस बनवाएं। एपेक्स कमेटी में ये कहा गया कि आप अपना जो विटनेस प्रोटेक्शन है उसको मजबूत करें, आईओएस की ट्रेनिंग को मजबूत करें, प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करें, नए फार्मूले लें, जो दुनिया की नई टेक्नोलॉजी लें। इस बिल में आपने क्या किया? आपने तो छुड़ाने का बिल बना दिया कि 3 साल से 7 साल तक के आप केस विड्रॉ करने का बिल बना दिया। आपने प्रोसिक्यूशन को मजबूत नहीं किया। आपने प्रोसिक्यूशन के ऊपर अपना असर रसूख कायम करने के लिए 4 किस्म की पावर्स आपने प्रोसिक्यूटर जनरल को दे दी। होम सेक्रेटरी की पावर भी आपने उसको दे दी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की पावर भी आपने दे दी, आईओ की 173 की जो रिपोर्ट आती थी उसमें भी तरामीम का इख्तियार प्रोसिक्यूटर को दे दिया। और अदालत क्या करे? जब आप अदालत के सामने गवाह नहीं लेके जाएंगे, शवाहिद भी नहीं लेके जाएंगे और आप कहेंगे कि हम ये केस क्लोज करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या जज ने जबरदस्ती करनी है आपके साथ? जज के अंडर है क्या ये? जज के अंडर प्रोसिक्यूशन है। बिल्कुल। जरा चांडिया साहब को इसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ख्वाजा साहब ने बड़ी मुफस्सिल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने पोजीशन इख्तियार की है। चांडिया साहब, आप क्या कहेंगे? आप ख्वाजा साहब को हक है, वो जो भी
बिल की, वो ठीक है, लेकिन हम पहले कह रहे हैं कि इसका कुल अख्तियार जज को है। दूसरी बात, अगर केस कमजोर बनाया गया हो तो अपेक्स में कहा गया है। देखिए चांडियो साहब, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में जो सिफारिशात थी, जो रिकमेंडेशन थी, वो मुख्तलिफ नौइयत की थी। वहां सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की गई है। आपने तो मुजरिमों को छोड़ने का बिल क्रिएट कर लिया है। उनको हक पहुंचता है हमारी बात में से, जिस भी शक्ल में अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि ये क्या नाम है इनका, डॉक्टर की वजह से और अयान अली की वजह से हो रहा है। अबे यहाँ तो जो हो रहा है, जो लगता है ऐसे है, पाकिस्तान के सारे मसाइल डॉक्टर साहब से लेकर अयान अली कर खत्म हो जाते हैं। जिस भी बात पे करो इन दोनों को याद करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं था उस कमेटी के इजलास में, सबसे ज्यादा तनकीद हुई, केस कमजोर बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उनके पीछे उनका केस को कोई करता नहीं, उसके देखता नहीं, तो ये सारी मामला थी। और इसमें अगर आप गौर से देखें, ऐसी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि आइन की खिलाफ वर्जी हो, कानून की खिलाफ वर्जी हो, इसके ऊपर कोर्ट नहीं बैठी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठी, हाई कोर्ट नहीं बैठी। पहले भी कई कवानीन चैलेंज होते, ये भी चैलेंज हो जाएगा, बिलाखिर कोर्ट फैसला देगी इसमें। चांडियो साहब, चैलेंज हो चुका है, लेकिन मुझे भी लग रहा है और व्यूअर्स भी महसूस कर रहे होंगे कि ख्वाजा साहब ने जो नुकात उठाए हैं, चांडियो साहब उसको रिस्पॉन्ड नहीं आप कर रहे, उसका जवाब नहीं आप दे रहे। मेरे ख्याल में देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, वो कहते हैं छुड़ाने के लिए, मैं कहता हूँ ऐसा हर्ज नहीं है, केस को बेहतर बनाकर पेश करने के लिए। अगर झूठ के केस कमजोर हो और रिहा हो जाए तो किसकी सबकी होगी, किसकी बेइज्जती होगी? ये तो गलत बात होगी कि अदालत कुछ कहे उनके लिए, और पहले आप उनसे कहे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, फैसला आखिर कोर्ट के अख्तियार में दिया गया है, ऐसे नहीं कि ये लिख के देंगे और रिहा हो जाएगा, हरगिज़ नहीं होगा। दहशतगर्द होगा, सबूत के साथ होगा, कैसे रिहा होगा डॉक्टर साहब? ऐसे तो नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब, चांडियो साहब का मौक़िफ़ यह है कि जज साहब भी छोड़ सकते हैं, अदालत ही छोड़ सकती है, अदालत के सामने चीजें होंगी, प्रोसिक्यूटर के कंट्रोल में नहीं है। देखिए यही बात है, पहले यही होता था कि अदालतें फैसला करके बरी करती थी। अब मसला ये कि जब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये कह देना है कि ना हमारे पास सबूत है, ना गवाह है, ना शवाहिद है, हम ये केस आगे नहीं चलाना चाहते, तो जज ने क्या बाहर आके आईजी ऑफिस में बैठ जाना है? जज का इसमें कोई किरदार नहीं है। जब हुकूमत, और देखें कौन से केसेस, पहले इसमें स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे। इस बिल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो इसकी क्लॉज 8 सब क्लॉज 1 में स्पेशल कोर्ट्स डाल दिए गए। मोहित भाई, स्पेशल कोर्ट्स कौन से हैं? एंटी नार्कोटिक्स है, एंटी करप्शन है, एंटी टेररिस्ट है, वो पहले इस बिल में शामिल नहीं था। अब आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट समेत तमाम कोर्ट्स की पावर भी प्रोसिक्यूशन को दे दी है। और दूसरी बात, सेक्रेटरी होम एक बाकायदा कवानीन के तहत एक कमीशन ऑफिसर होता था, पीएसपी ऑफिसर होता था, जो कायदे कवानीन के तहत काम करता था। अब आपने क्या किया है? आपने प्रोसिक्यूटर जनरल वो लगाना है जो 15 साल पुराना वकील हो। वो वकील पीपल्स पार्टी का जियाला भी हो सकता है, कारकुन भी हो सकता है, कोई भी आम आदमी हो सकता है, उसका कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर वो अपनी सियासी वाबस्तगियों के ऊपर आप उसे इतना ताकतवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रोसिक्यूशन ताकतवर नहीं हो रही, हुकूमत का एक आदमी ताकतवर हो रहा है, हुकूमत का एक कारकुन ताकतवर हो रहा है, जो अदालतों को भी डिक्टेट करेगा, आईओस को भी कंट्रोल करेगा, प्रोसिक्यूटर को भी कंट्रोल करेगा, होम सेक्रेटरी की पावर भी एक्सरसाइज करेगा, और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भी वो ये फैसला कर सकेगा कि आया ये केस मैं चलाऊंगा या ये मैं केस विड्रॉ करूंगा। हमारा आर्ग्यूमेंट इसमें पॉलिटिकल भी है, लीगल भी है। हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, हम सिंपल ये चाहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, तो प्रोसिक्यूशन का मजबूत करें, चाहे हमारे खिलाफ केसेस क्यों ना बने हों। हम भी ये चाहते हैं कि सबूत हों, शवाहिद हों, गवाह हों, अदालतों में मजबूत तरीके से केस पेश किया जाए, ताकि जो गुनहगार है उसे सजा मिले, जिसको बरी होना है वो अदालतों से बरी हो। आप कैसे तय करेंगे भाई कि आप अदालतों से बरी करें? वो भी एक ऐसा आदमी जो एक आम आदमी हो, जिसकी प्री क्वालिफिकेशन ही कोई ना हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो आपका कारकुन, आपका जियाला और आपका वफादार है। जी चांडियो साहब, देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि होम सेक्रेटरी जी चांडियो साहब देखिए, ख्वाजा साहब का ख्याल है कि आइंदा 200 साल तक हमारी हुकूमत होगी। अल्लाह तो ऐसा हो कि है नहीं, ये होता है 4 साल का, 5 साल का। अभी सर ख्वाजा साहब ये नहीं चाह रहे कि 200 साल तक आपकी हुकूमत हो। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। नहीं चाहते, वो तो एक दिन भी नहीं चाहेंगे। मेरी बात सुने, अब देखिए गुज़िश्ता 12 साल से हुकूमत हो रही है पावरफुल अंदाज से, तो ये तो तब्दीली हुकूमत में आते तो ये तो कानून बन रहा है।
अगर इतना कोई बुरा हो जाए तो तब्दीली भी आ जाएगी। देखिए चांडी साहब, मैं अगर असल मसले की तरफ आ जाऊं कि सारे पाकिस्तान को ये लग रहा है, जिस किसी ने आपके बिल की देखी है, उसकी तशरीह देखी है, उनको यही समझ आया है कि शख्सियात को बचाने के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब के रुफ़क़ा कार को बचाने के लिए और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के केस के बाद जो खदशात पैदा हो गए हैं सिस्टम के अंदर, उनके नतीजे में सिस्टम को वीक करने के लिए आप ये तरमीमी बिल लेके आए हैं। और सिंध असम्बली जो है वो एक रबर स्टैंप की तरह आपकी अक्सरियत है, आपने बिल पास। आपको डॉक्टर साहब हक पहुंचता है, आप भी तजिया करें। हमने डॉक्टर आसिम के मामले में जुलूस नहीं निकाले, अभी बात कहीं और चली जाएगी। हमने जुलूस नहीं निकाले, हमने रुकावट पैदा नहीं की, हम अदालत में नहीं घुसे, हमने तो रास्ता बंद नहीं कर दिया, हमने भी रैलियां नहीं निकाली। ये बात तो कहना बेकार है, उनका हक है, वो जो चाहे तशरीह करे। अब हर बात इनको जरदारी साहब की तरफ जाएगी और उनको जरदारी साहब का फायदा नजर आएगा। इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है आपको जिनका, जिन्हें कहेंगे कि जरदारी साहब जिनका से भी हुआ है, भाई ये कानून रहेगा इधर और कोर्ट में चले गए। अच्छा खान साहब, मैं खान साहब 2 मिनट है। खान साहब, दुनिया की अक्सर ममालिक के अंदर जो प्रोसिक्यूशन होती है, अगर उसके सामने कोई ऐसी फ्रेश एविडेंस आ जाए तो वो केस को विड्रॉ कर सकती है अदालत से। गालबन मगरबी ममालिक में भी ऐसा होता है, इस पे भी आपको एतराज है क्या? देखें, ये तो पहले ही कवानीन था ना, ये होम सेक्रेटरी के पास पावर थी, तो फिर एक होम सेक्रेटरी बहरहाल एक 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है, एक पूरा उसका कैरियर होता है। आखिर एक सवाल मैं भी तो करूं, पिछले 2 साल में ये 5 होम सेक्रेटरी क्यों छोड़ के भाग गए? 5 होम सेक्रेटरी सिंध में भागे। कोई होम सेक्रेटरी 4 महीने से ज्यादा टिकता ही। इसका मतलब ये कि जो हमारा कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता है वो कायदे कवानीन के साथ हुकूमत को डायरेक्ट करने की कोशिश करता है। जब उस पर दबाव बढ़ा दिया जाता है तो वो बेचारा या तो छुट्टी लेके चला जाता है या फिर वो माजरत कर लेता है। फिर मैं एक बात और कहूँगा, पंजाब में अगर ये पास हुआ है तो या तो पंजाब की अपोजिशन साथ मिली हुई है या पंजाब की अपोजिशन बेखबर है, लेकिन सिंध में अपोजिशन जाग रही है। सिंध आईनी और कानूनी तरीके से अपोजिशन आपको गाइड कर रही है और हम समझते हैं कि आपने ये जो पास किया है, अगर ये पहले से मौजूद था तो इसमें जो आपका सियासी मतमे नज़र और मफाद है वो समझता हूँ मैं कि आइन और कानून के मुनाफी है, मुतरादिफ है। इस बिल को कभी भी लॉ की सूरत में जब ये इख्तियार करेगा तो इसके जो समरात होंगे वो सियासी मफादात के मुताबिक होंगे, मेरिट पे नहीं होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप वकील भी हैं सियासतदान होने के अलावा, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये चैलेंज हो भी गया है, तो क्या ये मतलब बिल रिजेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगी? देखिए, इसमें कुछ लकुनात ज़रूर हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशनली, ख़ास तौर पर वो जो पावर्स एक प्रोसिक्यूटर जनरल को दी जा रही हैं वो, और ख़ास तौर पर वो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर एक प्रोसिक्यूटर जनरल ले रहा है जो कि विदाउट एक्सपर्टीज़ है, उस बुनियाद पर ये लॉ रिजेक्ट हो सकता है, मुस्तरद हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस लॉ का दूसरा कॉनोटेशन ये भी है कि पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी इदारा हो, बनाते रहें जी, जितने केस बनाते रहें आप। हमें जो केस विड्रॉ करना होगा हम अपने आईओ के साथ जो लिखवाना होगा लिखवाएंगे, जिसको रखना होगा रखेंगे, जिसको निकालना होगा निकालेंगे और वापस विड्रॉ कर लेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपका भी और चांडियो साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये बहस देखी है। अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही को करना होगा कि इस किस्म का एक कानून जिसकी वकला भी मुखालफत कर रहे हैं, सिविल तंजीमें भी मुखालफत कर रही हैं, अपोजिशन भी मुखालफत कर रही है, ये क्या टेक्निकली तौर पर इसको चलना है या ये इसे ख़त्म होना है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आते हैं तो देखते हैं कि पठानकोट पे अब हिंदुस्तान क्या कह रहा है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। पठानकोट हमला बहुत तेजी से एक मुंबई 2 किस्म की सिचुएशन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। पहले हिंदुस्तानी हुकूमत का कहना था कि मीडिया की बात को वो नहीं मानेंगे, लेकिन अब देखा कि फॉरेन सेक्रेटरीज की जो बातचीत थी वो मुलतवी हुई। और अब हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जो हैं साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पठानकोट बेस के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ये सूरत हाल ऐसा लगता है कि अब कई हफ्तों कई महीनों तक सुलगती रहेगी और इसका तमाम तर फोकस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी और बैनुल अक़वामी भी वो दहशत गर्दी पे रहेगा। पाकिस्तान की कोशिश थी कि दहशत गर्दी और टेररिज्म के टैग से बाहर निकल सके और पठानकोट एक बार फिर उसको इसी टैग के अंदर, इसी अम्ब्रेला में लेकर आएगा। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल अमजद शुएब साहब। अच्छा, ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, अब कैटेगोरिकली ये लग रहा है कि ये उसी डायरेक्शन में, मुंबई वाली डायरेक्शन में जा रही है, इसका हल नहीं निकल पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये भी स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इंप्रेशन एक पहले शुरू में क्रिएट कर दिया
और आप जहन में रखें कि इंडिया की स्ट्रेटजी टोटल है क्या थी। इंडिया की स्ट्रेटजी एक तो यह है कि कश्मीर इशू पे अल्टीमेटली उन्होंने बात नहीं करनी, कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए, अगर करनी है तो वो दहशतगर्दी के ज़मन में हो, दहशतगर्द के ज़मन। और कश्मीर के मसले का 68 साल से वो इसी तरह किसी न किसी बहाने टालते आए हैं। सो ये तो एक ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना। दूसरी तरफ ये है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली पूरी तरह आइसोलेट करना चाहते हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि ये एपिसेंटर है टेररिज्म का। सो नेचुरली इंडिया में हमारा स्टांस ये रहा कि इंडिया में 2008 के बाद आज दिन तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो वो कैसे दुनिया पे कहता फिरता है कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और हम इससे बात करेंगे तो टेररिज्म पे करेंगे, जबकि बॉम्बे के वाकये के बाद कुछ नहीं है। तो वो उन्होंने ये वाकया मैं समझता हूं कि किसी ने शक्ल में यूज किया है, खुद कराया है, वैसे हो गया है, क्या हुआ है, ये सारी चीजें इसमें मैं बाद में बात करता हूं। और इसी तरह इंडिया जो है वो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहता है इनसाइड इंटरनली, और ये चीजें आपके लिए आप ये कह रहे हैं कि एक जो नेट आउटकम को अगर हम देखें कि इस पूरे जो मामला है इसका जो हासिल जमा क्या है, हासिल जमा इसका ये है कि तमाम तर फोकस जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टॉक्स का अब वो दहशतगर्दी पे है, और एक बार फिर दुनिया को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर ऑफ टेरर है, दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से निकलते हैं हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में जाके दहशतगर्दी पे है, और दहशत कश्मीर बैकग्राउंड में, और दहशतगर्दी पे है तो पाकिस्तान पे सिर्फ उसका प्रेशर रखा जाए कि जी पाकिस्तान ये करवा रहा है और चुनाचे पाकिस्तान को इन्वॉल्व इसी चक्कर में कर दिया जाए। अब चीज ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें अगर आप देखें तो इसकी तहकीकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इनके डिफेंस मिनिस्टर के नुक्ता निगाह से, लेकिन तहकीकात हो नहीं पाएगी, तहकीकात नहीं हो पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं तहकीकात क्यों जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से किसी ने किया है तो हम तो कहते हैं कि हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि हम अपनी सॉइल किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी के खिलाफ। सो वी नीड इट, हमें अगर हमारी तरफ से लेकिन जल साहब जो एविडेंस उन्होंने दी है वो तो महज टेलीफोन कॉल्स का डेटा है और वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि फला 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 लोगों को आप गिरफ्तार कर लें, और जो फला फला लोग हैं तो उन पे भी लोगों को शक है कि इन लोगों की भी जो नेचर है ये बड़ी सस्पिशियस। मैं डॉक्टर साहब वही बताऊं ना कि ये मौलाना अजहर की बात करते हैं, मसूद अजहर की। अब मसूद अजहर साहब जो हैं वो एक ऐसे वाकये में इंडिया में पकड़े गए उस जमाने में जो कि एक फ्लिमजी किस्म का था कि जी वो क्रॉस कर गए, वहां पे कोई मुजाहिदीन की सुलह सफाई। फ्लिमजी क्यों था? वो कोई मुजाहिदीन की सुलह सफाई कराने गए थे। अच्छा, अब इसका कोई तुक नहीं बनता। बहरहाल वो हाईजैकिंग के उस केस में वापस आए यहाँ पे। अब वो खुद इकरार कर रहे हैं इन चीजों का, यानी पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के हुकूमती पॉलिसी है कि हमारी सरजमीन से कोई नहीं करेगा। पार्लियामेंट का वाकया वहां पे हुआ, उनके जो इंडियन पार्लियामेंट का, उसके ऊपर अरुंधति राय ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी रिसर्च के बाद, जिसमें उसने कहा कि ये अफजल गुरु का जो सजा है ये जुडिशल मर्डर है, वो इस काम में मुलव्वस नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मौलाना अजहर साहब किताब लिखते हैं आईना के नाम से, और उसमें वो सारी एपिसोड लिखते हैं कि जी हमने करवाई, अफजल गुरु हमारा आदमी, इन्होंने उसमें जिम्मेदारी ली। अब ये मौलाना मसूद अजहर जो है उसने पार्लियामेंट के अटैक की जिम्मेदारी ली, किताब लिख के तो और वो इस मुल्क में बैठा हुआ है। लेकिन तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों, जब गंगा भी हुआ था 1971 में, और गंगा के बाद उन्होंने जो ओवरराइड रूट था उसको बंद कर दिया था, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटेलिजेंस पे हम क्या कमेंट करें कि इनको क्यों ये शक नहीं हुआ कि ये उमर शेख और जो है ये जो मसूद अजहर हैं इनको प्लांट किया गया है बैक, इनको कॉन्फिडेंस दिया गया है, इनको एक स्टोरी दी गई है। जी मैं बहुत सारे लोग इसको डबल एजेंट के तौर पे कहते रहे, लेकिन मैं तो उसको प्लांटेड आदमी समझता हूं। अब इन चीजों की वजह से आप देखिए कि आज आपको कितना इंटरनेशनली क्या सेटबैक हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये जो बात इन्वेस्टिगेशन की कह रहा था उसके रेफरेंस से, वो ये है कि एक तो अगर हमारे किसी ने किया हमने उसको सजा देनी है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हमारी सरजमीन से कोई अटैक करे। सो वी नीड टू फाइंड आउट। लेकिन अगर इसमें कोई साजिश है, अगर किसी और ने कराया, तो वो तो जाके इंडिया सारा वो एविडेंस स्टडी किया जाएगा उस सारे, क्योंकि इनसाइडर्स की हेल्प के बगैर कोई बेसिस के अंदर नहीं जाता। ये तो वो खुद भी मान रहे हैं। तो वो जब इनसाइडर इतना साजो सामान और इतना इक्विपमेंट लेके जा नहीं सकता। अब अगर इनसाइडर्स उनको पता है इंडिया को, और हम उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, हम नहीं पूछ सकते, तो हमें उनके लिंकेजेस नहीं पता लगेंगे। फिर हमने अंदर जो सारा उसका जैसे जैसे असला अंदर गया या जहां रखा गया या जहां जहां ये मौजूद थे पोजीशंस पे, ये चीजें सारी स्टडी करनी है इस पूरे इंसिडेंट को, राइट फ्रॉम द पॉइंट जहां से ये कहते हैं कि कार छीनी गई।
अब अगर पूरे वाकयात जो हैं वो हमारे लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो यहां तो वो इनकॉन्क्लूसिव एविडेंस आएगा। और जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि ये गुफ्तगू जो ये जो हमने नेगोशिएशंस करनी थी ये नहीं होने वाली थी। जो इंडिया की स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नजर आती है। जैसे तो फिर मोदी साहब आए क्यों यहां पर? वो सडनली मोदी साहब आए इस वजह से कि इंडिया खुद, बावजूद इसके कि वहां टेररिज्म कोई नहीं हो रहा था, इंडिया डिनाइल में था। इंडिया कहता था जी हम पाकिस्तान से सिवाय टेररिज्म पे और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। हुआ क्या, एकदम सारा मान गए। सुषमा स्वराज आई, उसने कहा जी हाँ कश्मीर भी बात करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। मोदी साहब आए, उन्होंने आके तो एक और ही, बट हम कैसे एक्सप्लेन करें सडनली खुद हिंदुस्तान ये फैसला करता है कि हमें पाकिस्तान को एंगेज करना है? इसकी वजूहत क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खराबी हमारी ये है कि हम हिंदुस्तान की जो बीन वो बजाते हैं उस पर नाचते रहते हैं। वो कहते हैं आए टॉक्स करें, हम चल पड़ते हैं। वो कहते हैं टॉक्स नहीं होगी, हम कहते हैं अच्छा ठीक है बैठ गए हैं। वो कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से हम आज कैंसिल कर रहे हैं, अब कहते हैं हाँ जी म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं जो हमारे मुंह में डाल देते हैं। हमारी अपनी पॉलिसी में जो खराबी और कमजोरी ये है कि हम अपने पांव पे खड़े होकर अपनी बात नहीं करते, हम दूसरी की तरफ देखते रहते हैं और जो वो कहते जाते हैं उसके मुताबिक उस पर यकीन करते रहते हैं। अब इस बात पे मोदी साहब के आने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे मुल्क को, सबको क्यों नहीं शुबा हुआ कि भाई इसका नहीं, एनालिस्ट तो सारे कहते रहे। नहीं सर, एनालिस्ट कहते रहे। मैं कम से कम मैं इस पे ऑन रिकॉर्ड आना चाहता हूं कि जब मोदी साहब आए थे तो मैंने बहुत शोर मचाया था कि ये कोई गेम लग रही है, ये इतनी सिंपल कहानी नहीं है। मियां साहब बमा फैमिली के स्ट्रैप में चले गए, पूरी पार्टी समेत, पूरी पार्टी के साथ। अब अगर आप इसी तरह दूसरे के टैब में जाते रहें तो आप धोखा खाते रहेंगे। कब अकल आएगी, कब सोचेंगे कि भाई दुश्मन है आखिर, उसके कुछ अज़ाइम है। क्या ये कभी हो सकता है कि एक स्टेट, एक रियासत जो पिछले 70 साल से अपने एक ऑब्जेक्टिव लेकर उनको परसू कर रही है, आज मोदी साहब को रात को ख्याल है और अपने स्टेट के ऑब्जेक्टिव छोड़ देगी? उसकी स्ट्रेटेजी बदल सकती है, उसका तरीकाकार बदल सकता है, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बदलेंगे, उसके गोल्स नहीं बदल सकते। अच्छा सर, फिर ये बताएं कि जब हिंदुस्तान इतना चालाक है और उसकी स्ट्रेटेजी भी है और वो इतने क्लेवर हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं और हमारा फॉरेन ऑफिस उनके पूरी हिकमत अमली को शायद समझ भी नहीं पा रहा, कम अज कम हमारी सियासी जमातें तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही, तो हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनको एंगेज करने के लिए? देखिए, एक चीज बड़ी अहम है जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान लिंचपिन है। हाँ, अफगानिस्तान के ऊपर ये आज आपको एक रास्ता भी इंडिया को चाहिए होगा, ये आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है। जिस दिन आप यूं दे बैठे बगैर कुछ हासिल किए तो आपके हाथ में ये कार्ड नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि मांगना क्या है, हासिल क्या करना है। ये तो तैयार बैठे हुए हैं ना। और दूसरी तरफ चीज ये है कि अफगानिस्तान में अमन लाना हमारा तालिबान की बातचीत के जरिए ये मस्ट है। ये इंडिया की स्ट्रेटजी यही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए अमन वहां पे ना आए। उसमें उनको खतरा यह है कि अगर तालिबान हुकूमत में कहीं हिस्सेदार हो जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस वो नहीं रहेगा अफगान गवर्नमेंट पे जो आज उनका है। और इसी तरह मीनवाइल उनको लैंड एक्सेस मिल जाए, ताकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना भी आसान हो। आपको पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रख के बात करते हैं तो फिर आपको आज दुनिया को बता देना चाहिए कि जी हमें अगर इंडिया पूरी तरह तहकीकात करने की इजाजत देगा, एक्सेस देगा हर जगह, तो हम इस चीज को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, सजाएं देंगे उन लोगों को, और बिल्कुल हमें उसमें रियायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया की अगर साजिश होगी, ये भी हमें साथ बताएं। अगर इंडिया के अपने लोग मुलव्वस हैं और साजिश है तो हमें पता है कि बॉम्बे की तरह इंडिया इल्जाम तो लगाता रहेगा लेकिन एक्सेस नहीं देगा, एक्सेस नहीं देगा। जनाब अमजद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस बहस जो आपने हमारी देखी, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पठानकोट का हमला जो है वो बहुत तेजी से मुंबई की तरह की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 बरस में बहुत मेहनत करके पाकिस्तान के सियासी और इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम ने जो इसको निकाला था नैरेटिव को दहशतगर्दी से, वो एक बार फिर जो है वो सारा का सारा दहशतगर्दी ही की लपेट में ये नैरेटिव आ गया है। ये नैरेटिव की जंग है। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर सिविल एविएशन, PIA और इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इस्लामाबाद का नया बनने वाला एयरपोर्ट भी कुछ ऐसा ही मंसूबा है जिसका ख्वाब पहली दफा
1984 में यानी 20वीं सदी के इख्तिताम में, पिछली सदी में इसका ख्वाब देखा गया था। 2004 और 5 में इसका PC-1 बना। शौकत अजीज उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। 2006 और 7 में इस पे काम का आगाज हुआ। अभी तक इसका काम हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। मार्च 2015 में एविएशन डिवीजन ने जब नेशनल असेंबली को ब्रीफिंग दी तो कहा कि 2016 के इख्तिताम में यह नया एयरपोर्ट मुकम्मल हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन अब खदशात हैं कि शायद ऐसा भी नहीं होगा। और इसी टाइम पीरियड में इसकी जो PC-1 की कॉस्ट थी वो 37 बिलियन रुपए से बढ़ के 81 बिलियन हुई। और अब खदशा है कि इस कॉस्ट में मजीद इजाफा हो सकता है। ये माजरा है क्या, ये एयरपोर्ट कब इख्तिताम पजीर होगा और मसाइल क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं कैप्टन शुजात अजीम साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन एविएशन। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू कैप्टन, ये आपको भी 2 बरस हो गए और आपको बड़ा एक एफिशिएंट आदमी समझा जाता है। आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इसकी एग्जिस्टिंग है, बेनज़ीर भुट्टो टर्मिनल है, उसको आपने बड़ा चेंज किया उसमें। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है आपसे मुकम्मल नहीं हो रहा, ये ब्लीडिंग वाउंड है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ आए थे उनका यही फोकस था कि सारे एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जाए और इस एयरपोर्ट को भी कंप्लीट किया जाए। उस वक्त ये 56% पे था 2013 में जब आए हैं। उसके बाद इसमें जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया 20 मार्च को, उन्होंने कहा कि 9 ब्रिजेस के बजाय इसमें 15 ब्रिजेस होने चाहिए, एरो ब्रिजेस। और उस पर भी मैं अर्ज़ करूंगा आपसे कि 36 बिलियन का जो इसका PC-1 पहले था उसमें सिर्फ रनवे था, टैक्सी ट्रैक्स थे और बिल्डिंग थी। एयरपोर्ट सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बनते, ड्रेनेज सिस्टम से। इसमें एयरपोर्ट में एरो ब्रिजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई उसकी प्रोविज़न नहीं थी, ना इसकी रडार की प्रोविज़न थी, ना ATC टावर की प्रोविज़न थी, ना इस पे बैगेज हैंडलिंग की प्रोविज़न थी। है कि एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम नहीं था, नेविगेशनल एड नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग का नहीं था, रडार नहीं थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था? तो ये तो जल्दी में बनाया गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जब घर भी बनाने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि बिजली है, पानी है, ये चीज़ें नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे आने से पहले हुआ है। अब नेचुरली हमने इसको रेक्टिफाई तो करना है ना, इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल तो करना है, तो इस पे दिन रात अब काम कर रहे हैं। एज वी टॉक टुडे इट इज सिटिंग अबव 90%। 2 बड़े इशू हम बार बार अखबारात में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो पानी का मसला है, यहाँ पानी नहीं है इस जगह पे, और दूसरा यहाँ के एक्सेस रोड ही नहीं है, और ये प्लान में भी नहीं था शुरू में। सर एक्सेस रोड तो हमारा काम ही नहीं है डॉक्टर साहब। एक्सेस रोड बनाना NHA का काम है। हमारी प्रोविजन एयरपोर्ट के अंदर ख़त्म हो जाती है। हमने, हमारी से मतलब है सिविल एविएशन की मैं बात, एविएशन डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा आप देखें कि पानी का मसला तो पहले इन्होंने कहा शाहपुर डैम से पानी आएगा, जब ये कंसीव हुआ एयरपोर्ट 1984 में। अब वो तो आया नहीं पानी। अब ये 2 नए डैम बनाए जा रहे हैं जिसकी प्रोविजन रामा डैम और कंसा डैम। जी, ये 2 डैम्स अब बन रहे हैं। इंशाल्लाह हमें इन्होंने बताया कि जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, और एक्सेस रोड का क्या होगा? और एक्सेस रोड NHA फास्ट ट्रैक पे अब काम कर रही है। हमने तो इनको कहा था कि जी 3-4 एक्सेस रोड्स बनाए एयरपोर्ट के लिए, जिस तरह एक अगर ब्लॉक भी हो तो दूसरी तरफ से हो। NHA इस पे काम कर रही है। ये हमारे, अच्छा कैप्टन, की जो 81 बिलियन तक कॉस्ट चली गई, ये भी एक बड़ा दुखी इशू है कि 37, चले आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सी चीजें इसमें नहीं थी, लेकिन अब 81 बिलियन पे क्या ये मैनेज हो जाएगा? ये इससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कीमत? देखिए जी, मेरे ख्याल में 81 से थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, बिकॉज अभी सारी प्रोविजंस आ रही हैं। अब बैगेज हैंडलिंग सर्विसेज, जो पहले ये सारी प्रोविजंस बाहर से फॉरेन एक्सचेंज में लाई जा रही हैं। उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज 60 रुपये था, आज 105 पे है। सो ये चीज़ें देखने को हैं। हम एफिशिएंटली चाह रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो, और प्राइम मिनिस्टर का ये विजन भी है कि इसको जल्द अज जल्द इसी साल कंप्लीट किया जाए। हम चाह रहे हैं कि ये सिविल एविएशन को ये प्रोजेक्ट खुद मैनेज करना चाहिए ही नहीं था, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं आप? बिकॉज इनकी इन हाउस कैपेबिलिटी है नहीं। हमें चाहिए था कि ये आउटसोर्स करते कोई प्रॉपर वर्ल्ड क्लास के, क्योंकि क्लोज टू $1 बिलियन आप लगा रहे हैं। यू वांट टू हैव द बेस्ट पीपल टू प्लान दिस एयरपोर्ट।
सो वी शुड हैव गिवन इट। अब हम ला रहे हैं मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर को लेके आ रहे हैं, फिर हमें एक कंपनी चाहिए वो वाली जो पूरे दुनिया में मैनेज करती है एयरपोर्ट्स। आपको उम्मीद है कि इस बरस के आखिर तक ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो सकेगा? इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होगी कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो, हर एस्पेक्ट में कंप्लीट और इस्लामाबाद और पिंडी से जुड़ भी जाएगा। जी जी, और इस एरिया का बहुत बड़ा एरिया है जिसको इसने सर्विस देनी है। 9 मिलियन पैसेंजर्स के लिए ये एयरपोर्ट बन रहा है। 15 ब्रिजेस हम बना रहे हैं। इसका ILS Cat 3 हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसकी क्या अहमियत है सर ILS Cat 3 की? ये क्या चीज? ये फॉग में और प्रिसीजन लैंडिंग में बड़ी मदद देता है। जिस तरह हमने अभी लाहौर में लगाया है, फॉग के दौरान 50 मीटर तक ये लैंड कर सकता है हवाई जहाज। ये पहला एयरपोर्ट दिल्ली में हुआ था ILS Cat 3 का, अब लाहौर में लगा है। इंशाल्लाह अब इधर भी हम ILS Cat 3 लगाएंगे। और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, इसलिए हमने बैगेज हैंडलिंग भी स्टैंडर्ड 3 पे लेके आ रहे हैं। हम मॉडिफाई कर रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 टू स्टैंडर्ड 3। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, बाकी एयरपोर्ट्स का देखें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो आपकी बहुत ही शफकत की निगाह रही है और उसकी बड़ी आपने शक्ल चेंज कर दी, लेकिन वहां से तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी फ्लाइट लेते हैं और वहां पर भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है कि अरबों रुपया जो है कि इस्लामाबाद का जो फेसलिफ्ट है एयरपोर्ट का, उस पर अरबों रुपया एग्जैक्ट डॉक्टर साहब 479 मिलियन रुपीस लगे हैं इस एयरपोर्ट पे। 47 करोड़। अच्छा, अरबों नहीं लगे। 479 में आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। 9 अरब का जो इल्जाम लगता है नहीं, वो तो इल्जाम लगाने वाले, क्योंकि किसी को पैसा नहीं मिला ना। हमने सिविल एविएशन से आई मेड श्योर इट वेंट डायरेक्ट टू NLC टू द आर्मी। अच्छा, NLC ने बनाया? जी, NLC ने बनाया। कोई फिजिकली पैसा मूव ही नहीं हुआ। तो जिनको लोगों को उम्मीद होती है 5-6% खाने की, वो किसी को मिला नहीं, तो उन्होंने तो कहना है 9 बिलियन। इसके अंदर हमने फास्ट ट्रैक बनाया। टोटल 4 टॉयलेट्स थे। ये कैपिटल एयरपोर्ट है, पब्लिक के लिए 4 टॉयलेट्स थे, हमने 32 टॉयलेट्स बाहर बनाए। अच्छा, ये जब नया एयरपोर्ट बन जाएगा कैप्टन साहब, तो ये जो एयरपोर्ट है बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल टर्मिनल जो है, इसका फिर क्या यूज होगा बाद में? ये अभी भी जॉइंट यूजर एयरपोर्ट है, एयरफोर्स भी इसको यूज करती है। और इसका अभी हम सोच रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी डिसीजन नहीं दिया कि इसको हमारी तो रिकमेंडेशन होगी कि जो नॉर्दर्न एरियाज की छोटी फ्लाइट्स है वो अभी भी शुरू में इधर से ही ऑपरेट करें, इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि इसमें काफी हमने चेंजेस लेके आए हैं। और इधर से ज्यादातर आपके जो प्राइवेट फ्लाइट्स है वो भी इधर से। जैसे जब इंदिरा गांधी टर्मिनल बना दिल्ली में, तो पालम एयरपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल डोमेस्टिक उसको यूज करते हैं। और इधर मैं डॉक्टर साहब आपको मेंशन करना चाहूं कि ये कैपिटल एयरपोर्ट था। इसकी जो हालत थी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज आए थे, एक पार्किंग लॉट था जिसमें कोई जगह ही नहीं मिलती थी। हमने 2 पार्किंग लॉट बनाए, हमने उसमें फास्ट ट्रैक बनाया, हमने डेल्टा टैक्सी ट्रैक। हवाई जहाज ऊपर आता था, आपने नोट किया होगा, आप लैंड करते हैं, दूसरे हवाई जहाज होल्ड में चले जाते हैं। आप तो एविएशन के असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो बाकी एयरपोर्ट्स है हमारे, मतलब फैसलाबाद है, मुल्तान कभी है, किसी ने बॉदर नहीं किया। पहली चीज प्राइम मिनिस्टर नवाज ने कहा कि जी आप कोयटा फैसलाबाद 2 फ्लाइटें आती थी फैसलाबाद। एज वी स्पीक 2 फ्लाइट हफ्ते में? जी, एज वी स्पीक टुडे देयर आर 58 हफ्ते में 2 आती थी, दिन में आती थी? हफ्ते में 2। हफ्ते में 2 फ्लाइट्स आती थी? हाँ जी, PIA ऑपरेट करता था 2 फ्लाइटें। आज 58 फ्लाइट्स आ रही हैं फैसलाबाद में। और मुल्तान में 168 फ्लाइट्स आ रही हैं हफ्ते में। पहले कितनी थी? पहले उधर 42 आती थी। अच्छा, एक ओवरऑल बहुत चेंजेस आए हैं। जो नई एविएशन पॉलिसी है आप लोगों की, जो नई एविएशन पॉलिसी आप लेके आए हैं, जिसका बहुत क्रेडिट लिया जाता है, वो उसके में से क्या चीजें थी? डॉक्टर साहब, पहले तो ये व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि एविएशन पॉलिसी 15 साल से थी नहीं। तो एविएशन पॉलिसी के बगैर you didn't know where to go. So we worked on the aviation policy for the first 6 months. We came up with the policy और उसमें major changes ले आए हैं। उसी वजह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आए हैं, हम एयरपोर्ट्स पे चेंजेस लेके आए हैं। उस पे ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपने इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लग जाता था। क्या मतलब? कि हवाई जहाज आप वेट लीज पे लाए, ड्राई लीज पे लेके आए, टैक्स लग जाता था 38%। तो तभी कोई एविएशन की ग्रोथ ही नहीं थी। टोटल ग्रोथ इधर 0.02%। ये वेट लीज और ड्राई लीज का क्या फर्क होता है? कॉमन आदमी को तो बताएं जरा, क्या होता है? ड्राई लीज में होता है कि सिर्फ आप हवाई जहाज लीज पे लेके आते हैं, पायलट्स आपके होते हैं, मेंटेनेंस आपकी होती है, इंश्योरेंस आपकी होती है, क्रू आपका होता है। और वेट लीज में सब कुछ उन्हीं का होता है। आप सिर्फ ऑपरेट करते हैं अपने मुल्क के। टॉयलेट्स उनके होते हैं, स्टाफ उनका होता है, इंश्योरेंस उनकी होती है, मेंटेनेंस उनकी होती है, वो वेट लीज होती है। जी हाँ।
अच्छा। तो हमने अभी अलाउ किया है कि आप ड्राई लीज पे लेके आए हवाई जहाज। अच्छा, एक ये बड़ा दुखता एक सवाल है कि एयरपोर्ट्स को चले आप ठीक कर रहे हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमें नजर आता है चूंकि हम सब फ्लाई करते हैं, लेकिन और नया एयरपोर्ट भी आप कह रहे हैं कि बन जाएगा कि अभी, लेकिन ये जो PIA को साथ ही आप बेच रहे हैं, मतलब उसको प्राइवेटाइज आप कर रहे हैं, मतलब अगर एयरपोर्ट तो ये नहीं डॉक्टर साहब, ये बेच कोई नहीं रहा PIA को। फ्रेंकली स्पीकिंग, हाँ, मेरा मैंडेट ये है कि इसको PIA को रिवाइव करना है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर नवाज आए थे 2013 में, हर रोज लोग बात करते थे आज PIA बंद हो गई, आज बंद हो गई। देवर टोटल ऑफ 18 एयरक्राफ्ट। टुडे एज वी टॉक वी हैव 38 एयरक्राफ्ट एंड इंशाल्लाह another 2 will be joining very shortly। इससे वो लोग कहते हैं ना कि दुम्बे को लोग खिलाते हैं कुर्बानी से पहले खिलाते बड़ा करते हैं कि PIA को आप लोग पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर का ताकि इसको बेचें। नहीं, कोई ना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अगर ये ढूंढ रहे हैं, इट डजंट मीन हम बेच रहे हैं। मैं नंबर 1 मेरा ये मैंडेट ही नहीं है। मेरा मैंडेट है इसको रिवाइव करना और प्रॉफिटेबल अदारा बनाना। आप देखें 44 बिलियन लॉसेस थे 2013 में, दे वर ब्रॉट डाउन टू 26। टुडे वी आर सिटिंग एट 18 और 19 बिलियन। We are very hopeful under नासिर जाफर who is a private sector guy। आप देखिए पहली बार इतना प्रोफेशनल बोर्ड, आतिफ बाजवा, आरिफ हबीब, जाबर अली, आजम सहगल, असलम खालिक, these are the kind of people who have been success stories। अच्छा, ये बताइए ऑपरेशनल हो जाएगा नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का दिसंबर तक? चल पड़ेंगी फ्लाइट्स? इंशाल्लाह जी, कोशिश पूरी होगी कि हमने इसको ऑपरेशनल रेडीनेस और उसको कहते हैं रेडीनेस और टेस्टिंग हम टुवर्ड्स सितंबर अक्टूबर शुरू कर देंगे। टेस्टिंग शुरू कर देंगे? जी और टेस्टिंग चलेगी 3 महीने? जी, naturally, because if you are going to shift all the flights to the airport, you want to be 100% sure that it's totally operational। बहुत शुक्रिया जनाब कैप्टन शुजात अजीम, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एविएशन। हमें ये बता रहे थे कि उम्मीद करते हैं इनको सुन के कि शायद 1 जनवरी 2017 से इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट से आगाज उनका हो सकेगा। आज इतना ही, कल फिर आपसे